हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का यानी कि क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.2 का 4, 5 और नंबर 6 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो हमें पहला मैथ्स दिया गया है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इस तरह के मैथ्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये दिया गया है, यदि हम लोग एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो हम लोगों को यदि ऐसा कोई भी मैथ्स पूछा जाए, इस प्रकार कोई भी मैथ्स पूछा जाए तो हम लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें मैथ्स जो दिया गया है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ हम लोगों को 9 दिया गया है। तो हम लोग को एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम लोगों को कुछ सूत्र भी याद रखने होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो इन सूत्रों को पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैं आप लोगों को इस हिसाब यानी कि इस मैथ को बनाने से पहले मैं आप लोगों को 4 सूत्र बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला हम लोग सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र जो है, हम लोग यदि जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम बराबर होता है एक संख्या गुनी दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। यानी कि जब हम लोगों को एलसीएम निकालना होता है तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। या हम लोग इसको लिख सकते हैं या गुणनफल बटे एचसीएफ। इसके बाद दूसरा सूत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा सूत्र है जैसे कि एचसीएफ। यदि हम लोगों को एलसीएम के बदले एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो उस समय हम लोग किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एचसीएफ बराबर होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। या हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि गुणनफल बटे एलसीएम। अगला पॉइंट है हम लोग का, जैसे कि हम लोग को पूछ सकता है कि एक संख्या निकालिए। तो एक संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बटे दूसरी संख्या। इसके बाद चौथा नियम है, यदि हम लोग को दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे पहली संख्या। तो पहली संख्या को हम लोग एक संख्या भी कहा सकते हैं। तो हमें ये 4 सूत्र जो है याद रखना है और इस कंडीशन में हम लोगों को ये 4 सूत्र काम देगा। कभी कभी हम लोगों को दे देता है कि एलसीएम एचसीएफ दे देता है, एक संख्या दे देती है, उसके बाद हम लोगों को दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा जाता है। या हम लोगों को इस चारों में से कोई 3 संख्याएं हम लोगों को दे देता है और इनमें से एक संख्या हम लोगों को निकालने के लिए कहा जाता है। तो उस समय हम लोगों को ये 4 सूत्र याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि इसमें हम लोगों को एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है, तो एलसीएम निकालना है। तो पहले हम लोग एलसीएम जो है इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। दूसरा, एचसीएफ कब निकाला जाता है, जब हम लोग को एक संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम दिया हुआ होता है तब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। इस एक संख्या हम लोग कब निकालते हैं, जब एचसीएफ और एलसीएम तथा दूसरी संख्या दिया हुआ हो तब हम लोग एक संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या हम लोग तब निकालते हैं
जब हमें एचसीएफ और एलसीएम और पहली संख्या दी हुई होती है तब हम लोग दूसरी संख्या निकालते हैं। यानी कि ये चारों सूत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यही सूत्र जो है इस तरह के मैथ्स बनाने में हम लोगों की सहायता करेगी, तो इसलिए इसे माइंड में रखना बहुत ही जरूरी है। चलो अब आगे चलते हैं कि उस सूत्र के माध्यम से हम लोग मैथ्स का सॉल्व करेंगे। तो इस मैथ्स में हम लोगों को दिया गया है, इस मैथ्स में हम लोगों को दिया गया है एचसीएफ। एचसीएफ जो है वो 9 दिया गया है। इसके बाद एक संख्या हम लोगों को दिया गया है 306 और दूसरी संख्या हम लोगों को दिया गया है 657। तो निकालना है हम लोगों को एलसीएम। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसलिए एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम का सूत्र क्या होता है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, यानी कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो हम लोगों को एक संख्या दिया गया है 306 गुनी दूसरी संख्या दिया गया है 657 बटे एचसीएफ दिया गया हम लोगों को 9। तो अब 9 से हम लोग इसको भी काट सकते हैं या इसको भी हम लोग काट सकते हैं। जैसे कि आप 9 से 1 कट जाएगा, 9 तिया 27, इसको भी काट सकते हैं कि 9 1 के 9, 9 तिया 27 और 30 से 27 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 3 पर 6 36, यानी कि 9 चौक 36। तो हम लोगों को मिल जाएगा यानी कि 34 गुना 657। अब इसको गुना करके देखते हैं। तो साइड में गुना करके हम लोग देख लेते हैं कि 57 गुना 34 कितना होता है। तो 4 7 28 का 8 हाथ में बचा 2, 40 और 2 22 का 2 हाथ में बचा 2, 4 6 24 और 2 26। क्रॉस का चिन्ह है, 3 7 23 का 1 हाथ में 2 5 15 और 2 17 का 7 हाथ में बचा 1। तो 6 18 पर 1 19। जब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग मिलेगा 8 3 2 और 1 3 6 7 13 का 3 हाथ में बचा 1 9 2 11 और 12 का 2 हाथ में बचा 1 1 के 2, यानी कि हम लोग को मिलता है 22,338। तो 22,338 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगली मैथ है हम लोगों की। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 में हम लोग को दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये चीज हम लोग को जांच करने के लिए कहा गया है। तो इसकी जांच हम लोग इस तरह से करेंगे। हम लोग को कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो n जो है यहाँ पे एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे n, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए n बराबर हो जाएगा। जैसे कि प्राकृत संख्या हम लोग किसको कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को कहा जाता है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 आगे ले सकते हैं हम लोग, यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n एक प्राकृत संख्या है, इसलिए n बराबर 1 2 3 4 होगा। तो अब हम लोग को ये जांच करना है कि n के लिए जो है संख्या 6 पर पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, यही हमें जांच करना है। जैसे कि अब 6 पर पावर n, यदि हम लोग 6 पर पावर 1 ले लें तो हमें प्राप्त होगा 6, यानी कि 6 प्राप्त होगा। और अगली 6 पर पावर n के रूप में हम लोग 2 ले लें, यानी 6 पर पावर 2, तो हमें मिलेगा 6 × 6 बराबर 36 मिलेगा। अगर यदि हम लोग 6 पर पावर n यानी कि n को n की जगह पर 3 ले, यानी n का मान 3 ले, तो 6 × 6 × 6 यानी कि हम लोग को मिलेगा 216।
तो इस तरह से यदि हम लोग n को पावर के रूप में लिखते हैं तो कभी भी इसका अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि नहीं यानी कि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं। तो बस इसका जांच हो गया कि 6 पर पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। इसके चलते हम लोग अगली मैथ हम लोग को दी गई है नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहली संख्या हम लोग को दिया गया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं कि गुना करने के बाद इसको जोड़ के हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका मान कितना होता है। तो 11 को सदा पढ़ेंगे तो 77 को यदि हम लोग 13 से गुना करेंगे तो 13 से 91 का 1, 13 से 91, 13 से 91 का 1, 13 से 91, 91 और 9 100 यानी कि 1001। तो यहाँ पे हम लोग गुना करने के बाद हम लोग को मिलता है 1001 प्लस 13। तो 1001 प्लस 13 हो जाएगा 1014। इसके बाद हमें दूसरी संख्या दिया गया है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो अब इन सभी को हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के हम लोगों को मिल जाएगा जैसे कि 2 1 2 2 3 6 6 24 24 पंचे 120 24 पंचे 120 120 छक्के 120 छक्के 720 720 सत्ते 720 सत्ते यदि हम लोग गुना करते हैं तो 0 17 14 का 4 बच्चा 1 49 और 1 50 यानी कि हम लोगों को मिलता है 5040 प्लस 5 तो जोड़ने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा 5045। तो इन दोनों को गुना और जोड़ने पर गुना करने और जोड़ने पर इसको मिल गया 1014 और दूसरा मिल गया हम लोगों को 5045। तो अब हम लोग देखते हैं अब 1014 का गुणनखंड देख लेते हैं। तो 1014 का जो गुणनखंड होगा तो ये कितना से कटेगा 1 से तो भाग लगेगा ही, इसके बाद यह 2 से भी भाग लगेगा, इसके बाद यह 3 से भी भाग लगेगा और बाद में यह 1014 से भी भाग लगेगा। दूसरा हम लोगों को मिलता है 5045 का गुणनखंडन। तो 5045 का जो गुणनखंडन होगा ये तो 1 से भागा लगेगा, 1 के बाद यदि देखा जाए तो यह 5 से भागा लगेगा, इसके साथ साथ यह 5045 से भी भाग लगेगा। तो अतः ये संख्याएं भाज्य संख्या है क्योंकि इन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो भाज्य संख्या किसको कहा जाता है? भाज्य संख्या जो होती है जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पे 1014 और 5045 में हम लोगों को मिलता है
यानी कि एक दो से अधिक गुणनखंड हम लोग को मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कि 1 2 3, जब यहाँ पे एक गुणनखंड आ गया तो एक यानी कि दो से अधिक गुणनखंड मिलते हैं। इसमें भी यही देखेंगे हम लोग कि दो से अधिक गुणनखंड इसमें भी मिलते हैं। अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो लास्ट में हम लोग ये लिख देंगे कि ये संख्याएं भाज्य संख्या है क्योंकि इन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हैं। तो बस आज के लिए इतना।